प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा वो समर साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। माधवी काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आई। उसने आरोह अवरोह के साथ बोलकर कविता पाठ किया, जिसे सुनकर सब बहुत प्रसन्न। उसके प्रथम आने की खबर समाचार पत्रों में भी छपी, जिसे पढ़कर उसके दादाजी तो फूले नहीं सके। अब देखिए, माधवी ने कविता सुनाई बोलकर, सब खुश हुए सुनकर। समाचार पत्र में खबर छपी लिखकर, दादाजी ने जाना पढ़कर। बोलकर और सुनकर प्राप्त की गई जानकारी मौखिक होती है, लिखकर और पढ़कर प्राप्त की गई जानकारी लिखित होती है। इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाक्य, अर्थात मानव मुख से उच्चरित स्पष्ट ध्वनि ही भाषा है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भावों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से अभी हो सकता, परंतु संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के रूप, मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब कही हुई और लिखित मतलब लिखी हुई। मौखिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा होता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार, वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप। यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा, जिस भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है वो लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना, श्यामपट्ट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा के ही उदाहरण है। लिखित भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि लिखे गए विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के अन्य रूप, मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होती है। यदि परिवार द्वारा पंजाबी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा भी पंजाबी ही होती है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने की अधिकारी है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे चीनी, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, अंग्रेजी आदि। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में यानी कि ऑफिस में कामकाज के लिए किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा भाषा तथा राजभाषाओं में अंतर है, इसे एक नहीं समझना चाहिए। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा मानते हुए 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार है वे मणिपुरी, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, गुजराती, असमिया, बोडो, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी तथा सिंधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोली की। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस, कवितावली, अवधी सूरदास ने सूरसागर ब्रजभाषा तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली की रचना की। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई, इनका आगे विकास नहीं हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप
ले लिए। कुछ अन्य बोलियां हैं कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगरू, बघेली आदि। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है तब वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इसका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थान की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वो भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोली। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए कैसे। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौज आदि। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और मगधी। अब आते हैं हम लिपि पे। लिपि का अर्थ है लीपना। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता। फिर उसने उच्चारित ध्वनियों को चिन्ह दिए, यही चित्र लिपि कहलाई। तो इस प्रकार उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। कुछ भाषाएं वे लिपि, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी सबकी देवनागरी है। अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, बंगला, बांग्ला। व्याकरण, आपने जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्य के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि वे व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किसी वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। इस प्रकार व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।